हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं इकाई 2 मतलब लेसन 2। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत क्या होते हैं, इसमें क्या है। इससे पहले हमने लेसन 1 किया है, उसके 4 पार्ट के, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न उत्तर किए हैं। आज हम करेंगे लेसन 2। चलो देखते हैं कि लेसन 2 का उद्देश्य क्या है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि दो देशों के बीच के व्यापार की विशिष्ट स्वरूप को व्याख्या कर सकेंगे। इस बात की विवेचना कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले देशों में परस्पर किस प्रकार लाभप्रद है। व्यापार के परंपरावादी सिद्धांत की व्याख्या कर सकेंगे और व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का वर्णन कर सकेंगे। अब आती है आपकी प्रस्तावना, ठीक है। कुछ समय से विशेष तौर पर 1991 के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण तथा विवाद मामला बन गया है। 1991 में प्रस्तुत किए गए संचयी बजट के में उद्योग और व्यापार से संबंधित अनेक आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक मुक्ति से के एक युग में प्रविष्ट हो गई है। ये सुधार वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर भी प्रतिबंध उठाकर और रुपये के परिवर्तन बनाकर एक बंद और अंतरपेक्षी अर्थव्यवस्था को खुली हुई और बहिर्पेक्षी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए बनाए गए हैं। आने वाले वर्षों में भारत का विदेश व्यापार औद्योगिक उत्पादन महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है। आर्थिक नीति के लिए संभावित रूप से उदार दृष्टिकोण जारी रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नए आर्थिक परिवेश में क्या है, ये बात है आपका व्यापारिक सिद्धांतों के उद्देश्य। व्यापारिक सिद्धांत का उद्देश्य दो देशों के बीच होने वाले व्यापार के स्वरूप की व्याख्या करना है। व्यापार के स्वरूप का क्या अर्थ है। मान लीजिए भारत संयुक्त राज्य को वस्त्र, रत्न और आभूषण तथा कुछ अन्य उत्पाद निर्यात करता है, जबकि संयुक्त राज्य भारत के कंप्यूटर के हिस्से जैसे हार्ड डिस्क तथा अन्य मशीनें निर्यात करता है। आयात व निर्यात का यही स्वरूप व्यापारिक स्वरूप कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि यह स्वरूप किस प्रकार बनाता है और उन कारकों का सूचीबद्ध करता है जिनके कारण इस स्वरूप का निर्माण होता है। दो देशों के बीच व्यापार वस्तुओं का ही नहीं होता, बल्कि सेवा और क्षेत्र में भी व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि संयुक्त राज्य भारतीय नागरिकों को जैसे भारतीय आयातों को निर्यातों को बैंक व बीमा की सुविधा उपलब्ध कराता है और यदि वे सुविधाएं संयुक्त राज्य में उपलब्ध कराई जाती है, तो यह माना जाएगा कि संयुक्त राज्य भारत को सेवाओं में निर्यात कर रहा है। व्यापारिक सिद्धांत का दूसरा उद्देश्य यह है विशेषज्ञता के स्वरूप की व्याख्या करना। अब विशेषज्ञता स्वरूप हमें पता चलता है कि कोई देश कौन सा उत्पाद किस मात्रा में उत्पन्न करेगा। ऊपर दिए गए उदाहरण के में भारत वस्त्र, रत्न और आभूषण तथा अन्य उत्पादों के उत्पादित करेगा, जबकि संयुक्त राज्य कंप्यूटर के हिस्से की दूसरी मशीन कह रहे हैं कि जैसे कि व्यापारिक सिद्धांत क्या है। व्यापारिक सिद्धांत और व्यापारिक स्वरूप क्या है। व्यापारिक स्वरूप है कि भारत में वस्त्र, रत्न और आभूषण का निर्यात किया जाता है, मतलब बेचा जाता है, जबकि संयुक्त राज्य भारत के में कंप्यूटर, हार्ड डिस्क वगैरह खरीदी जाती है। व्यापारिक सिद्धांत का दूसरा उद्देश्य बताया गया है विशेषज्ञता। विशेषज्ञता क्या होती है कि हमें पता विशेषज्ञता कि उसके हमें विशेषज्ञता स्वरूप का पता चलता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में भारत वस्त्र, रत्न और आभूषण तथा अन्य उत्पादों की उत्पत्ति करता है, जबकि संयुक्त राज्य कंप्यूटर की दूसरी मशीन बनाएंगे। जैसे कह रहे हैं कि जैसे कि कंप्यूटर की ये तो सिर्फ हिस्से है, उससे उसकी दूसरी मशीन बनाएंगे, पूरी मशीन करेंगे। भारत कंप्यूटर के हिस्सों और मशीनों का उत्पादन कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। इस प्रकार यूएसए वस्त्र, रत्न या आभूषण का उत्पादन कर सकता है या नहीं कर सकता। हाँ, मतलब विशेषज्ञता का मतलब है कि जो वो उत्पादन किए गए हैं, तो ये देखा जाता है विशेषज्ञता में कि वो उस चीज़ के लिए योग्य है या नहीं है, कि जैसे यूएसए की कंपनी है वो वस्त्र बना सकती है या नहीं बना सकती, तो ये चीज़ देखी जाती है। और व्यापार का स्वरूप तथा विशेषज्ञता का स्वरूप इस प्रकार निर्भर करता है कि इन स्वरूपों की व्याख्या करने के लिए आप किस
प्रारूप का प्रयोग करते हैं। यदि रिकॉर्डिंग सिद्धांत के प्रयुक्त करते हैं तो आप कहेंगे कि यूएसए वस्त्र या रत्न आभूषण उत्पादन नहीं करेगा क्योंकि इनमें से भारत का विशेषज्ञता हासिल। हाँ, जैसे कि क्या है कि जैसे कि भारत का काम है कि वो वस्त्र बना रही है और अगर यूएसए को भी वस्त्र बनाना है तो उसके लिए उसका लाइसेंस है। तो वो जो विशेषज्ञता होता है उस सिद्धांत से ये कहा गया है कि अगर कोई कंपनी एक चीज़ कर रही है तो दूसरी कंपनी को उस चीज़ को करने के लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर अगर वो नहीं करेगी, अगर दूसरी कंपनी ने मना कर दिया फिर दूसरे देश ने बना गया, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है तो इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माध्यम से हम देखेंगे। तो इन सारी जानकारियाँ आपको इकट्ठी करनी होती है, जो जिसके काबिल होता है उसको उस हिसाब से अपना काम करना चाहिए। जैसे विशेषज्ञ सिद्धांत क्या है, ये इसका दूसरा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत था व्यापारिक स्वरूप, अब है विशेषज्ञता स्वरूप। ठीक है, चलो आगे करते हैं इसको। आगे क्या है, आगे है ऐसे स्वदेशी उद्योग ऐसे उत्पादन बनाते हैं जिन्हें वह देश आयात करता है, उन्हें आयात प्रश्न उद्योग, जैसे यूएसए के लिए वस्त्र तथा भारत के लिए कंप्यूटर के हिस्से कहते हैं। तथा जो ये उत्पादन बनाते हैं जिन्हें वह देश निर्यात करता है या निर्यात उद्योग, जैसे यूएसए के लिए कंप्यूटर के हिस्से तथा भारत के लिए वस्त्र कहते हैं। हालांकि देश में कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनके उत्पादों का न आयात किया जाता है और न ही निर्यात किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी मतलब कि उत्पाद होते हैं जिसका ना तो आयात किया जाता है और ना निर्यात किया जाता है, वहाँ पे प्रतिबंध होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होती है। फिर आता है व्यापारिक सिद्धांत का तीसरा उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस तीसरा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसे करने वाले देशों के लिए पारंपरिक लाभदायक है। जो देश किसी भी अन्य देश के कारोबार नहीं करता वह स्वनिर्भरता की अवस्था में होता है। सिद्धांत कहता है कि किसी भी स्थिति में व्यापार हमेशा स्वनिर्भरता से अच्छा होता है, परंतु किसी देश को कितना व्यापार करना चाहिए तथा क्या उसे सीमा कर प्रशुल्क, कोटा तथा करों के माध्यम से आयात व निर्यात का मात्रा प्रतिबंधित करना चाहिए, यह बिल्कुल ही अलग मामला है। यह मामले व्यापारिक नीति के अंतर्गत आते हैं और इकाई में इन पर चर्चा की जाएगी। कह रहे हैं पहला सिद्धांत है व्यापारिक स्वरूप, दूसरा है विशेषज्ञता स्वरूप और तीसरा हमारा जो सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। व्यापारिक सिद्धांत का जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत में यह देखा जाता है कि कैसे क्या काम होगा। व्यापार की रिकॉर्डियन सिद्धांत, व्यापार का रिकॉर्डियन सिद्धांत क्या क्या है केंद्रित होता है। व्यापार का रिकॉर्डियन सिद्धांत राष्ट्र की तुलनात्मक हित के पर केंद्रित होता है। कैसे, पहला है मूल्य का श्रम सिद्धांत। परंपरावादी अर्थशास्त्र जैसे डेविड रिकार्डो का विश्वास था कि श्रम किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य का एकमात्र स्रोत है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उत्पादों में किसी अन्य निवेश का आवश्यकता नहीं होती, चूँकि अन्य देश जैसे कच्चा माल तथा सहायक वस्तुएं की भी आखिरकार श्रम में ही निर्मित होती है। इसलिए अंततः श्रम ही वस्तु के तुलनात्मक मूल्य का निर्धारण करता है। श्रम द्वारा उत्पादित नहीं किए गए निवेश, जैसे कि भूमि, प्रकृति द्वारा एक निश्चित मात्रा में प्रदत्त है। भूस्वामी लगान प्राप्त करता है जो कीमत का निर्धारण नहीं करता, जिसकी वजह से यह निर्धारित होता है कि भूस्वामी को कितना लगान मिलेगा। मूल्य की इसे ऐसी व्याख्या के मूल्यांकन के श्रम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आइए ऐसे एक उदाहरण में समझने की चेष्टा करते हैं। मान लीजिए कि 1 गज कपड़ा बनाने के लिए 3 घंटे का श्रम लगता है और 10 किलोग्राम गेहूं में 5 घंटे का श्रम लगता है। गेहूं और कपड़े के बाजार पूरी तरह से अलग है। देखो, इसमें कहा गया है कि इसमें ना इनकम देखी जाती है कि जिसके हिसाब से जैसे जो जितनी मेहनत होगी उस हिसाब से उसको इनकम दी जाती है। जैसे कि कपड़े का काम है वो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है और गेहूं का काम है
वो 5 घंटे लगते हैं, तो उसको उसके हिसाब से ही इनकम जो मूल्य है वो दिया जाता है कि आपको जितनी देर आपने मेहनत किया उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाए। ये सारी चीज़ें इस चीज़ में आती मूल्य का श्रम सिद्धांत में आती है कि आपको कैसे क्या करना है या फिर किसको किस हिसाब से मूल्य या पैसा दिया जाएगा। इसने कहा है कि श्रम किसी देश का द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य एकमात्र स्रोत है। देखो कोई भी जो काम है वो सिर्फ मूल्य के लिए करता है, आप भी पैसा कमाने के लिए करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उत्पादों में किसी अन्य निवेश की आवश्यकता नहीं होती। मान लो ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ कर रहे हो, मतलब कोई मशीन बना रहे हो तो सारी चीज़ें आपके पास हो, आपको कहीं से कुछ लेना पड़ता है, कहीं से कुछ लेना पड़ता है। जैसे किसी ने बताया कि अगर आप कहीं फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो आपको उसके लिए ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, उस ज़मीन का आपको लगान देना पड़ेगा। तो उस ऐसे ही आपको कुछ भी करने के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जो मूल्य का श्रम सिद्धांत है उसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। चलो इसको एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। ग्राफ मैं बाद में बताऊंगी, आप इसको पहले देखिए। इस बात का अवश्य मान लेंगे कि गेहूं या कपड़े की प्रति इकाई श्रम आवश्यकता 5-3 समान रहेगी, चाहे अर्थव्यवस्था में इन दोनों वस्तुओं की कितनी ही इकाइयों का उत्पादन हो। इस मान्यता को पैमाने को स्थिर प्रतिकूल कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। CRS का अर्थ है कि श्रम उत्पादन के स्तर पर निर्भर है नहीं है। गेहूं और कपड़े की श्रम उत्पादकता क्या है, देखो जैसे कि एक घंटे में हो रहा है, एक 3 घंटे में हो रहा है, और एक घंटे में हो रहा है, एक 5 घंटे में हो रहा है। ठीक है, के श्रम से एक बाय 3 गज कपड़ा और 1/5 × 10 = 2 किलो गेहूँ 10 = 2 किलो गेहूँ का उत्पादन होगा। श्रम उत्पादकता प्रति इकाई श्रम आवश्यकता के चलो अब हम ग्राफ के उससे देखते हैं कि ग्राफ कैसे शो करता है। आगे आता है हमारा निरपेक्ष लाभ बनाम तुलनात्मक। अब हम एक अन्य अर्थव्यवस्था पर नज़र डालते हैं जहां संशोधित तकनीकी के कारण श्रम आवश्यकता थोड़ी भिन्न है। हम मान लेते हैं कि एक और 4 घंटे के श्रम में 1 इकाई कपड़ा तथा 1 इकाई गेहूं का उत्पादन होता है। चूँकि दूसरे देश में इसे हमें विदेश या दूसरे देश कहते हैं। हर वस्तु की 1 इकाई के उत्पादन के लिए कम श्रम की आवश्यकता होती है, तो यह देश पहले देश से हमें स्वदेश कहते हैं। निरपेक्ष लाभ की आवश्यकता होती है। अभी तक दोनों देशों के बीच कोई व्यापार नहीं है, लेकिन मान लीजिए अब दोनों देशों के बीच व्यापार होता है, तो क्या यह कहना सही होगा कि दूसरे देश को व्यापार करने के लिए रुचि नहीं होगी, क्योंकि वह दोनों वस्तुओं को अधिक कुशल है, जबकि स्वदेश व्यापार करने के लिए काफ़ी उत्सुक होगा, क्योंकि वह दोनों वस्तुओं के उत्पादन में है। उत्तर यह है कि तथाकथित निरपेक्ष लाभ दोनों देशों के माध्यम व्यापार के स्वरूप का निर्धारण करता है नहीं करता। यहाँ तुलनात्मक लाभ प्रसंगित होता है। किंतु तुलनात्मक लाभ क्या है? स्वदेश में गेहूं 3-5 इकाई के बदले कपड़े की 1 इकाई होगी तथा विदेश में गेहूं की 1-4 इकाई के बदले कपड़े की 1 इकाई होगी। इस प्रकार 3-5 से बड़ा है 1-4 से बड़ा है 3-5। विदेश की अपेक्षा स्वदेश में कपड़ा गेहूं की तुलना में अधिक महंगा है। दूसरे शब्दों में गृह राष्ट्र 1 इकाई गेहूं उत्पादित करने के लिए 1 इकाई वस्त्र बनाने की अपेक्षा 1.7 गुना लेता है, जबकि विदेश राष्ट्र में यह 4 गुना है। इस प्रकार विदेशी राष्ट्र में कपड़े के उत्पादन की तुलना लाभ की स्थिति में है, लेकिन विदेश गेहूं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ कपड़े की 5-3 इकाई में बदले गेहूं की 1 इकाई प्राप्त होती है, जो कि विदेश में गेहूं के बदले में मिलने वाली दोनों वस्तुओं के निरपेक्ष लाभ की स्थिति में है, लेकिन उसे गेहूं में तुलनात्मक लाभ है। लेकिन क्या है जो तुलनात्मक लाभ का निर्धारण करता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम दोनों देशों के कपड़ों और गेहूं के उत्पादन में श्रम उत्पादकता का पता लगाते हैं। श्रेणी 2.1 में पर नज़र डालें, जिसमें दोनों देशों में तुलनात्मक श्रम उत्पादक को दर्शाया गया है।
इसमें बताया गया है कि कहीं पे कपड़े का उत्पादन ज़्यादा है तो वहाँ पे लाभ है, कहीं पे गेहूं का उत्पादन कम है लेकिन कस्टमर डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, गेहूं का उत्पादन करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर गेहूं के लिए लाभ है। तो इसने बताया गया है कि 3, 5, 1, 4 विदेश की अपेक्षा स्वदेश में कपड़ा गेहूं की तुलना में अधिक महंगा है। तो जहाँ पर जो चीज़ महंगी है उस हिसाब से करते हैं। देखो जैसे कि एक टेबल बनाई हुई है, इसमें देखो कपड़ा 1, 3, 1 विदेश में है, गेहूं स्वदेश में 1, 5 और विदेश में 1, 5। अनुपात किसका कितना है ये दिखाया गया है। आपको याद होगा श्रम उत्पादकता श्रम में कितनी है कि विदेश की अनुपात अधिक तथा इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से यह कपड़े का अधिक उत्पादक है। दूसरी ओर यदि हम गेहूं के श्रम उत्पादकता व कपड़े की श्रम उत्पादकता की तुलना करें तो स्वदेश का अनुपात इतना है अधिक होगा, जो यह दर्शाता है कि स्वदेश गेहूं के उत्पादन में आगे है। इस प्रकार व्यापार के स्वरूप में रिकॉर्डियन सिद्धांत के अनुसार एक देश को उस वस्तु का उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होता है जिसमें श्रम उत्पादकता अपने व्यापारिक साझेदारी में अधिक हो। वह ये उस वस्तु का निर्यात करना चाहता है और उस वस्तु का आयात करना चाहता है जिससे उसका व्यापारिक साझेदार तुलनात्मक लाभ की स्थिति में हो। विशेषज्ञता के स्वरूप के संबंध में रिकॉर्डियन सिद्धांत के अनुसार कोई भी दो देश की विशेषताएं हासिल करता है जिसमें यह तुलनात्मक लाभ में होता है। उपरोक्त में स्वदेश में केवल गेहूं का उत्पादन होगा तथा विदेश में मात्र कपड़े का उत्पादन होगा, क्योंकि हम यह मानकर चल रहे हैं कि तुलनात्मक श्रम उत्पादक समान रहेगी। प्रत्यक्षता श्रम उत्पादकता में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु के मुक्त व्यापार तथा व्यापार के लाभ। यदि व्यापार से लाभ ना हो तो कोई भी देश व्यापार नहीं करेगा। हम यहाँ एक प्रदर्शित कर सकते हैं कि मुक्त व्यापार हमेशा ही व्यापार न करने से बेहतर होता है। इस चर्चा के दौरान हम आगे इस बात की व्याख्या करेंगे कि रिकॉर्डियन सिद्धांत के पूर्ण विशेषज्ञता क्यों है। हमारा आरंभ बिंदु व्यापार से पहले दोनों देशों की विनिमय अनुपात अथवा मूल्य है। स्वदेश के लिए विनिमय अनुपात गेहूं इकाई कपड़े का इकाई के बदले आएगी। आपने चित्र 2.1 में उत्पादन संभावना सीमा वर्थ है। हम देश के लिए ऐसी ही चित्र बनाना होगा तथा इसके उत्पादन संभावना सीमा की वक्र अनुपात गेहूं 1.4 इकाई के बदले कपड़े की व्याख्या नहीं कर सकते। इसमें बताया गया है इंडिफरेंस कर्व बिंदु रेखा के रूप में दर्शाया गया है और उत्पादन संभावना सीमा ट्रांसफॉर्मेशन के जो उत्पादन संभावना सीमा वक्र है उस दर को दर्शाता है जिसमें श्रम गेहूं हटाकर कपड़े में लगाकर गेहूं के कपड़े में परिवर्तित किया जा सकता है। यह विनिमय अनुपात के समान होता है। वक्र की ढाल समानतः प्रतिस्थापन दर को विनिमय अनुपात के समान होता है मापता है अथवा वह दर जिस प्रकार उपभोक्ता गेहूं के बदले कपड़े को चुनेगा। P पर MRT = MRS = 3। विदेश के लिए MRT = MRS = 1/4। मान ले गृह राष्ट्र विदेशी राष्ट्र के साथ साथ व्यापार का निर्णय लेता है। अब मान स्वदेश माफ़ करना, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा आपको आवाज़ में दिक्कत हो सकती है कि गृह राष्ट्र विदेशी राष्ट्र के साथ साथ अधिकोष गेहूं का विनिमय करके गेहूं का उत्पादन में विशेषज्ञता द्वारा लाभ प्राप्त करता है। प्रश्न यह है कि केवल गृह राष्ट्र ही जो व्यापार के लाभ उठाता है, विदेशी राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं। यदि उसके लिए विनिमय से कोई लाभ नहीं होता तो उसमें क्या किया जाएगा। जब दो देश स्वनिर्भरता की स्थिति में होते हैं तो 4 बाजार होते हैं, स्वदेश में गेहूं और कपड़े का बाजार और विदेश में गेहूं और कपड़े का बाजार। यदि मुफ्त व्यापार की अवस्था लागू हो तो दोनों देशों में के बीच वस्तुओं का आवागमन नहीं हो पाएगा।
अब हम मुक्त व्यापार और व्यापार विहीनता के बीच तुलना कर सकेंगे। मान लेते हैं कि मुक्त व्यापार में दोनों देशों के कपड़े की कोई इकाई के बदले गेहूं की 2.2/5 इकाई का विनिमय होता है। स्मरण रहे कि व्यापार से पहले यह विनिमय अनुपात स्वदेश में 3.5 तथा विदेश में 1.4 तथा था। अब हम यह आसानी से देख सकते हैं कि स्वदेश को कपड़े का उत्पादन घटा कर उसे आयात करने में लाभ तथा विदेश में गेहूं का उत्पादन घटाकर उसे आयात करने में लाभ है यदि स्वदेश में 1 इकाई कपड़े का। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।